स्वागत है, अभिनंदन है। आज है विशेष दिन। आज ही के दिन लगभग 250 साल पहले 24 सितंबर 1873 को एक संगठन ने जन्म लिया, एक संगठन की स्थापना की गई और स्थापना करने वाले समाज के बड़े मनीषी, बड़े समाज सुधारक, बड़े राजनीतिक चिंतक, सामाजिक चिंतक, दलितों और वंचितों के अधिकारों के संरक्षण के लिए सतत संघर्ष करने वाले माननीय ज्योतिबा फूले साहब थे। तब से वो संस्था महाराष्ट्र में ही शुरू की गई, लेकिन उसकी धमक पूरे देश में पड़ी और पूरे देश में शोषित वंचितों की आवाज बनकर के उभरी, दलितों की आवाज बनकर उभरी, महिलाओं की आवाज बनकर के उभरी। वो संस्था कालांतर में जाकर के काफी उसने काम किया, काफी महिलाओं की शिक्षा के क्षेत्र में और खास करके दलित लोगों के सुधार के लिए काम तो सब लोग करते थे, लेकिन राजनीति में उनकी सहभागिता और रोजगार में उनकी सहभागिता और रोजगार में भी प्रशासनिक पदों पर उनकी सहभागिता सुनिश्चित करने का यह एक आंदोलन बना। और सबसे बड़ी चीज थी कि उस समय जो अंधविश्वास फैला हुआ था और तमाम लोग वेदों को और तमाम धर्म ग्रंथों को दिखा करके कहते थे कि ये तो सवर्ण लोग और ब्राह्मण लोग पूज्य हैं, इनके खिलाफ कोई खड़ा नहीं हो सकता, इनके ऊपर किसी की छाया नहीं पड़नी चाहिए। ये सारी चीजें किंवदंतियां थी और उसको कहा जाता था ये तो धार्मिक आख्यान है, यह तो देवताओं ने बोला है, इसलिए इसको आपको पालन करना ही करना है। और जो कोई पालन नहीं करता था उसको प्रताड़ित किया जाता था, उसको दंडित किया जाता था, उसको समाज से बहिष्कृत कर दिया था। आतंक था कि उसके खिलाफ कोई बोल पाने का साहस नहीं बटोर पाता था। उस सारे दंभ को तोड़ने के लिए, उस मिथक को तोड़ने के लिए ज्योतिबा फुले ने इस संस्था की स्थापना की और संस्थागत तरीके से इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। और उन्होंने कहा कि ये सब असत्य है, ये सब झूठ है, ये सब मानव निर्मित है। अपने हितों के अपना वर्चस्व कायम करने के लिए कुछ लोगों ने यह मनगढ़ंत ग्रंथ रचा है, ग्रंथ लिखा है। क्योंकि उस समय शिक्षा का अधिकार किसी को नहीं था, लिखने पढ़ने का अधिकार किसी को नहीं था, यहाँ तक कि सोचने समझने पर भी पाबंदी थी। तो उसके चलते जो भी लिख दिया गया, कहा गया कि तो देव वाक्य है, ऊपर से लिख करके आया है, उसी को इन्होंने कहा यह असत्य है और एक सत्य की खोज के लिए के राह में ये चल पड़े। और अकेले चलने का तो कोई मतलब बनता नहीं है। जब तक समूह न चले, जब तक पूरा समाज न चले, और उस पूरे समाज को जगाने के लिए उन्होंने एक समाज की स्थापना की थी, सत्य शोधक समाज, सत्य की खोज करने वाला समाज। वो समाज के ऐसे सारे साथी उसमें जोड़ने जाए जिनका एक वैज्ञानिक दृष्टि थी और अंधविश्वास, अंध परंपरा के खिलाफ एक आक्रोश था और सच जानने की जिनमें जिज्ञासा थी। आज हम उसी संस्था के स्थापना दिवस पर हम यहाँ इकट्ठा हैं और हमारे साथ एक प्रबुद्ध जनों की टीम है, सत्य शोधक लोगों की टीम है। आइए हम उनसे आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ हैं नागेश चौधरी जी, आप बहुजन संघर्ष पत्रिका की आप संपादक हैं, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे साथ हैं प्रशांत सोनोने जी, आप भी महाराष्ट्र से आते हैं, पुणे से आते हैं। और हमारे साथ हैं प्रदीप ढोले जी, आप अध्यक्ष हैं और संस्थापक हैं ओबीसी सेवा संघ के, और भी साथी हमारे साथ जुड़ेंगे। तो हम इस चर्चा की शुरुआत करते हैं नागेश चौधरी जी से। नागेश चौधरी जी, इस संस्था के थोड़े से इतिहास पर और फिर हम आगे चलेंगे ये संस्था की आज क्या स्थिति उस पर और साथी बात रखेंगे। नागेश चौधरी जी। धन्यवाद तिवारी जी आपको। और पेशवा का बर्ताव उनको ध्यान में आता था और इसलिए उन्होंने उनका मदद ली थी। अंग्रेजों ने भी उनको मदद की, जो स्कूल खोलने में या बाकी सब कामों में। तो महात्मा फुले के दिमाग में जो विचार थे, उन्होंने वो सत्यशोधक समाज की स्थापना करके, उनकी बहुत शाखाएं, उनका काम ज्यादा से ज्यादा पूना और पश्चिम महाराष्ट्र में था, उधर से बहुत शाखाएं थी। और इसका प्रसार बाद में पश्चिम महाराष्ट्र से लेकर विदर्भ तक आया था और पूरे देश में मालूम हुआ है कि सत्यशोधक समाज एक कल्चरल मूवमेंट थी, जाति प्रथा के खिलाफ थी और गैर बराबर के खिलाफ थे। तो ब्राह्मणवाद का वर्चस्व उनको नहीं चाहता,
और उनको ये किसी का द्वेष नहीं करते थे। वो बोलते थे कि आप सब लोग जो उच्च खुद को समझते हैं वो समानता का मान्य करो। और उनके दिमाग में ये भी था कि जो सब कुछ धर्म है, इस्लाम हो या क्रिश्चियन हो या बौद्ध हो या हिंदू हो, इसमें जगह नहीं होना चाहिए। और वो सभी धर्मों को वो मानते थे, मगर गैर बराबरी का धर्म नहीं चाहिए, ऐसी मान्यता उनकी। तो इसलिए सत्यशोधक समाज के बाद उन्होंने सार्वजनिक सत्य धर्म नाम की एक कल्पना रखी थी कि सबके लिए सत्य समान होता है, कोई भी आदमी जन्म से ऊंच या नीच नहीं होता है। और इस देश में पूरे पृथ्वी के ऊपर के सभी, पूरी जो पृथ्वी है उस पर जो मानव समान है, उनको भेदाभेद करना एक कोई धर्म नहीं है, ऐसी उनकी भूमिका थी। और उसके कारण उनका जो प्रयास था, उसके खिलाफ, उनके खिलाफ बहुत सारे उससे पेशवा लोग जो ब्राह्मण लोग विरोध करते थे, उनको तो जान से मारने की भी प्रयत्न किया था वहां, तो भी वहां बच गए। और महाराष्ट्र में आज उनको, उनके भाषा को लेकर बोलते थे कि इनकी भाषा शुद्ध नहीं है, फिर भी उनके विचार थे, तो विचार की तोड़ नहीं थी। आज भी महात्मा फुले के विचार जारी है। और महाराष्ट्र में बात 1920 के बाद उसका सत्यशोधक समाज का प्रभाव कम हो गया, और कुछ लोग फिर नॉन ब्राह्मण पार्टी निकाली थी, और वो भी नॉन ब्राह्मण पार्टी फिर कांग्रेस में चले गए। तो इसलिए वो पूरा जो समाज का महत्व था, वो साहू महाराज जो थे उन्होंने भी उसको अपनाया था, और उन्होंने, वो भी समानतावादी थे। तो ये सब बाद में कम हो गया। अभी भी कुछ कुछ जगह होता है महाराष्ट्र में, सभी जगहों पर सत्यशोधक समाज की जो 151 साल हो गए उसको, उसकी बरसी मनाते हैं और याद करते हैं, ऐसा दिखता है। धन्यवाद जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। इतना महत्वपूर्ण क्रांतिकारी संगठन था। जैसा अभी आपने कहा कि उसके बाद कांग्रेस में लोगों ने विलय कर दिया 1930 में। कांग्रेस में कुछ लोग गए होंगे, पूरा संगठन तो जाता नहीं है, लेकिन ये कल्पना की गई, ये मान लिया गया कि अब ये पूरा संगठन चला गया कांग्रेस में, और कांग्रेस को उसमें रिच और समृद्ध करना था। हम चलेंगे प्रशांत सोनवणे जी के पास। प्रशांत सोनवणे जी, इस संदर्भ में वो जो संगठन जो बना था, तो वो कांग्रेस में जाने के बाद भी आज की तारीख में भी वो अपने स्तर से काम कर रहा था। उसमें जो भी लोग गए होंगे, शायद उनकी उम्मीद यही थी कि ये मुख्य धारा की पार्टी है, और इससे हमारे समाज और हमारे सिद्धांत, हमारे विचारों का और उन्नयन होगा। तो आप उसको कैसे देखते हैं? नहीं सकती बनावट के उसूलों से, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, और खुशबू कभी आ नहीं सकती कागज के फूलों से। ये गीत जब बिना का गीतमाला में और फिल्म इंडस्ट्री में धूम मचा रहा था, तो उसी वक्त कृष्ण बिहारी लूर, जो कि लखनऊ के बहुत बड़े शायर थे, वो भी कहते थे कि सच घटे या बढ़े तो सच ना रहे, सच घटे या बढ़े तो सच ना रहे, झूठ की तो कोई इंतहा ही नहीं। तो इस तरह से आज जो है, आज का जो काल है, ये पूरा जो है जुमलेबाजी का काल है, और जो मिथक है उनको परोसा जा रहा है इतिहास करके। तो सबसे पहले मैं निषेध करना चाहूंगा कि मोहन भागवत का भी जो हाल ही में स्टेटमेंट आया है कि उन्होंने कहा कि लोकमान्य टिळक, मैं उनको लोकमान्य नहीं कहूंगा, भट्टमान्य टिळक जो है, उन्होंने जो शिवाजी महाराज है, छत्रपति शिवाजी महाराज की समाधि का उन्होंने आविष्कार किया था, उसका शोध किया था। तो ये सरासर गलत है। असल में जो है महात्मा फुले जी ने शिवाजी महाराज की जो समाधि है उसका शोध किया था, और उन्होंने ही पहली जो शिव जयंती है उन्होंने निकाली थी। हालांकि देखा जाए तो इस शिव जयंती को काउंटर करने के लिए इन्होंने गणपति जो फेस्टिवल है ये चालू किया था टिळक ने। तो ये हमने ये बात ध्यान रखना चाहिए, और मैं मोहन भागवत का निषेध करता हूँ। आपने जो कहा कि कांग्रेस में ये डिसॉल्व हो गई, तो बराबर है, काफी पूरे लोग उसमें नहीं गए, लेकिन फिर भी जो लोग गए, उसकी वजह से आज भी कई लोगों का यही मानना है कि इसीलिए सत्यशोधक मूवमेंट जो है वो कांग्रेस में जाकर विलीन हो गई, ऐसा भी कुछ लोगों का कहना है। लेकिन इसके बावजूद भी हम देखते हैं कि बुल्डाना की यदि बात करें तो बुल्डाना में पंढरीनाथ जो पाटिल जो थे, वो वहाँ के खासदार भी थे और सत्यशोधक के पुरोधा थे। उन्होंने ही सबसे पहले जो महात्मा फुले जी का चरित्र है उन्होंने सबसे पहले प्रकाशित किया, और एक में जो उनका जो चरित्र है वो पंढरीनाथ पाटिल ने लिखा हुआ है। उसी तरह से स्त्रीवादी लेखिका हम जिनको कहते हैं, संसार की पहली स्त्रीवादी लेखिका ताराबाई शिंदे, वो भी हमारे बुल्डाने की थी। इस पे मुझे गर्व भी महसूस होता है। तो उसी तरह हम देखेंगे कि क्रांति सिंह नाना पाटिल हो
या राजर्षि शाहू महाराज हो, ये भी बुल्ढाना आ चुके थे। और उनको लाने के लिए आनंद स्वामी जी जो थे, ये सत्यशोधक आनंद स्वामी, ये भी काफी क्रांतिकारी ऐसा व्यक्तित्व था, क्योंकि किसान सभा के हमारे जो सहजानंद सरस्वती जो थे, उन्होंने जो स्थापना की थी, तो यहाँ पे बुल्ढाने में लाल डगला वाली संगठना आनंद स्वामी जी ने स्थापित की थी, और उन्होंने वहाँ पे फंडिंग भी वो करते थे सहजानंद जी सरस्वती जी को। और इसी तरह से हम देखेंगे कि सत्यशोधक आज भी हम देखेंगे कि आज वर्धा में जो है, आज हमारे अखिल भारतीय सत्यशोधक समाज के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है अशोक जी चोपड़े, जिन्होंने विदर्भ का सत्यशोध के इतिहास एक किताब उन्होंने संशोधन पर लिखी है, तो उन्होंने आज एक प्रोग्राम रखा हुआ है। आज रात 5 से 8 बजे वर्धा में निरंजन टकले, जो कि एक एक्टिविस्ट जर्नलिस्ट है और सत्यशोधक जर्नलिस्ट है मैं कहूंगा उनको, और फैक्ट फाइंडिंग में उनका सानी कोई नहीं है, तो उनका व्याख्यान आज वहां पे रखा हुआ है। इस तरह से कई प्रोग्राम हर जगह जगह हो रहे हैं, औरंगाबाद हो, पुणे हो, हर जगह पर। और पुणे में तो जितनी भी हमारे जो सेकुलर संगठन है, तो SM जोशी हॉल में आज ये प्रोग्राम होने जा रहा है। तो ये सत्यशोधक, मैं कहूंगा कि जिस तरह से हम कहते हैं कि तथागत ने जो कहा था कि अपदीप भव, ये अपना दीप, स्वयं दीप बनो, अपना खुद मार्गदर्शक बनो, तो उसी तरह से सत्यशोधक समाज में ही सत्यशोधक समाज जो है किस लिए मतलब ये किया था, स्थापित किया था, ये बात आती है। क्योंकि सत्य यदि प्रस्थापित करना है तो आपको विवेकवाद और बुद्धिवाद जो है उसका आपको धारण करना पड़ेगा, तो ही आप जो है सत्य स्थापित कर पाओगे। और इसीलिए महात्मा फुले जी ने सत्यशोधक समाज स्थापन करते हुए उन्होंने कहा था कि जिस तरह से नाई है, नाई बाल काटना ये नाई का धर्म नहीं है, तो उसका धंधा है। उसी तरह से चप्पल बनाना ये मोची का जो है ये धंधा है, वो धर्म नहीं है। इसी तरह से पूजा पाठ या कर्म कांड करना ये ब्राह्मण का जो है, ये ब्राह्मण वर्ग का ये धर्म नहीं है, ये धंधा है। तो इसीलिए उन्होंने कई मतलब विधवा का केश वपन हो, ये उन्होंने बंद किया था। उसी तरह से उन्होंने शिक्षा के द्वार खोले। सबसे पहले तो अस्पृश्य के लिए उन्होंने स्कूल खोली, बाद में जो है महिलाओं के लिए स्कूल खोली। और इस तरह से जो पेशवाई थी, पेशवाई अभी हम नागेश सर ने जो बोला कि उनको उनके ब्राह्मण मित्र के शादी में से निकाला गया था बेइज्जत करके, तो उन्होंने उसी वक्त उनको एक जो है अस्पृश्य दिखा था, जिसके मुंह में जो गाड़गा था और पीछे एक झाड़ू लगाया हुआ था, तो वो उन पे हंसा और उन्होंने ये कहा कि अब तो मान लो तुम भी शूद्र हो। तो ये बात उनको बहुत लगी थी, और इसीलिए उन्होंने आगे जाकर उनके मतलब जो स्कॉटिश स्कूल में उन्होंने जो एजुकेशन लिया, तो उनको जो प्रेरणा स्थान थे, तो फ्रांस की जो क्रांति है, तो स्पार्टा का जो इतिहास है, और उसी तरह से MLK मार्टिन लूथर किंग हो और अब्राहम लिंकन हो, तो इनसे प्रेरणा लेकर ही उन्होंने। प्रदीप धोले जी के पास। प्रदीप धोले जी, आप 250 साल का लंबा इतिहास हो गया इसका, और इसका विलय हुआ एक मुख्य पार्टी में। शायद उसका मकसद वही था कि लोगों का कहना था कि पूरी धारा कांग्रेस में आ गई और सब लोग मिलकर कांग्रेस में करो, और कांग्रेस ये जो भी उसकी अपना नीतियां थी उस पर पालन करेगी। लेकिन अंधविश्वास तो आज की तारीख में चरम पर है। आज की तारीख में स्वाधीन भारत में भी 70-72 साल बीत जाने के बाद भी अब तो और पराकाष्ठा पर चला गया है। तो ऐसी हालत में सत्यशोधक समाज की नींव, जड़ें कितनी गहरी थी, और आज भी उसका आंदोलन की उसकी क्या स्थिति है, उसकी क्या प्रासंगिकता है? आप पर कोई चीज चलानी होती है तो हमेशा सच को छुपाना पड़ता है, और उसी सच को उजागर करने का काम राष्ट्रपिता महात्मा तात्या साहब ज्योतिबा फुले ने लिया कि जो सच है वो लोगों के सामने आना चाहिए। और इसीलिए जैसे कि हम देखते हैं कि यूरोप में भी ट्रूथ फाइंडर करके लोगों ने काम किया है, या ये काम जो धार्मिक व्यवस्था हो, हम देखते हैं कि 1600 सदी में यूरोप में भी जिस तरह से गैलीलियो को क्रूसीफाई कर दिया गया था, बनिश किया गया था, परसिक्यूट किया गया था,
क्योंकि वो सच बता रहा था कि जो ये पृथ्वी है ये गोल है और ये पृथ्वी है, ये वैसे तो कोपरनिकस ने कहा था कि पृथ्वी है ये सूरज के इर्द गिर्द घूमती है, मगर जो श्रद्धा थी उनकी कि हम, और यह इसका जन्म मनुष्य की श्रेष्ठता से होता है कि मैं श्रेष्ठ हूँ, फिर मैं जिस भूमि पे रहता हूँ वो श्रेष्ठ है, इसलिए इसके इर्द गिर्द सूरज घूमता है, ऐसा सोचते थे। मगर उन्होंने बोला कि नहीं, ये जो पृथ्वी है ये सूरज के इर्द गिर्द घूमती है, ये कोपरनिकस ने जब बोला तो उसको भी वहां की धार्मिक व्यवस्था ने चैलेंज किया। हम अगर देखेंगे कि अरिस्टोटल ने मतलब 200-300 सदी पहले जाके बोला था, एक सादी बात उसने बोला था, जब उस समय भी लूनर सिस्टम थी, चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण होते थे, तो जब उसने बोला कि भाई चंद्र के ऊपर में जो छाया पड़ रही है वो क्योंकि पृथ्वी सूरज के बीच में आई है, तो वो जो छाया जो थी वो सर्कुलर दिख रही थी, तो उसने कहा कि यह चीज जो पृथ्वी है ये सर्कुलर होगी, इसलिए उसकी छाया सर्कुलर है। तो सबसे पहले अरिस्टोटल ने कहा कि पृथ्वी गोल है, तो उस समय भी उसका विरोध हुआ। मतलब जहां जहां भी दुनिया में जो सच है वो जिन्होंने बताने की कोशिश किया, उनको खत्म करने का, मारने का, नकारने का काम जो लोग अपना धंधा चलाना चाहते धर्म के नाम से, उन लोगों ने किया है। और अभी जैसे हमारे मित्र सोनोनी ने कहा कि ये जो आरएसएस के हेड ने कहा कि भाई महात्मा फुले की समाधि का शोध तिलक ने किया, अभी देखो ये चर्चा में आ गया। अब क्या होगा, आप अच्छा है कि हमारा रिकॉर्डिंग कर रहे हैं कि हम भी हमारे समाज के पहचाने विचारवंत है, हमारा ये इतिहास बन रहा है। अगर ये हमारा इतिहास बनाने की नहीं रहती तो क्या हुआ रहता 300 साल के बाद कि भाई अमुक अमुक नाम का एक भागवत नाम का एक व्यक्ति था, एक्चुअली उसने ऐसा ऐसा कहा कि भाई लोकमान्य तिलक ने वो समाधि का शोध लगाया, और वही इतिहास बन जाता। मगर ये बात हमें भी हमारे महापुरुषों, और इसकी शुरुआत खास करके राष्ट्रपिता महात्मा फुले ने किया कि उन्होंने खुद लिखना शुरू किया, क्योंकि इसके पहले हमारे बहुजन समाज की लड़ाई रही है। मतलब हमारी संतों की भी परंपरा है, हम संत नामदेव से लेकर संत तुकाराम तक परंपरा देखते हैं, तो जहां जहां हमें लिखा मिला है वो लिखा हुआ चीजों में भी एडल्ट्रेशन किया है इन्होंने, ताकि यह बताने की कोशिश किया है कि भाई आपके अगर संत है तो उन्होंने इस तरह से लिखा है। तो आज भी ये कोशिश जारी, ये एडल्ट्रेशन का प्रकार था। अभी जो बात सोनोनी जी ने कहा कि भाई ऐसा ऐसा, तो वो जो बात फिर हमारा जो समाज है वो हमारे समाज की सिर्फ श्रद्धा के ऊपर में अपनी रोटी सेकना चाहते हैं। तो हमारी श्रद्धा अगर जब शिवाजी पर आ रही है तो फिर शिवाजी की श्रद्धा को डायरेक्शन वो वाया तिलक देना चाहते हैं एक्चुअली, कि भाई देखो उनके थ्रू ये बात हुआ। तो इस तरह से ये बात होनी चाहिए कि हमने हमारा जो भी इतिहास है अपना सब, और अभी तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है तो ये आप रिकॉर्ड कर रहे हो तो कोई डिनाई भी नहीं कर सकेगा कि ये बात ऐसी नहीं बोली गई थी। तो इसलिए उस समय जब महात्मा राष्ट्रपिता फुले जो एक काम कर रहे थे तो उन्हें लगा कि भाई ये काम एक व्यक्ति या कुछ लोगों से करने से, यह काम अगर संगठन के तौर पर अगर किया जाए तो पूरे समाज में इसका इम्पैक्ट आएगा। तो उन्होंने उस समय सत्यशोधक समाज की निर्मित की। अब वैसा देखा जाए तो सत्यशोधक समाज की निर्मित वो करते हैं या 1956 में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर बौद्ध धर्म लेते हैं, ये या बीच में जो यहाँ के जो मराठा समाज था उन्होंने शिव धर्म लिया। तो ये हम चीजें क्या देखते हैं कि इस देश का जो बहुजन वर्ग है वो बहुजन वर्ग अपने आप से ये जो मेन स्ट्रीम है, जिसे ये मेन स्ट्रीम में हिंदू धर्म कहते हैं, उससे बाहर आने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे मालूम है कि उनके सच को श्रद्धा के साथ, और जो बहुजन समाज है वो बड़ा श्रद्धालु है, और उसी श्रद्धा के आधार पर, मतलब सबसे बड़ा अगर एग्जाम्पल हमें देना चाहे तो रिसेंट का मैं बोलूंगा कि जब माननीय वीपी सिंह ने मंडल आयोग लागू किया था तो मंडल आयोग ओबीसी का सच था। काफी लोगों ने उसमें लड़ाई लड़ी, हमारे मेरे बड़े नेता है या नागेश चौधरी साहब है, श्रावण देवरे साहब है, कि जो उस लड़ाई के नेता थे। तो उस समय वो मंडल आयोग जो कि ओबीसी का या बहुजन समाज का फायदा करता है, वो छोड़ के जब मंदिर की लड़ाई मार्केट में आई तो पूरा बहुजन समाज उस लड़ाई में चले गया, क्योंकि वो श्रद्धा के बेसिस पे काम करता है, ना कि वो सच के बेसिस पे काम करता है। तो ये जो सच है, और वो सच महात्मा फुले ने सब समाज के सामने लाने के लिए, इसलिए उन्होंने जो उनका मूल मंत्र था उनके रिसर्च का
की विद्ये विना मती गेली, मती विना नीती गेली, नीती विना गती गेली, गती विना वित्त गेले, वित्ता विना शूद्र कचले, एवढे अनर्थ अविद्येने किए। मतलब जो शिक्षण है वो शिक्षण उनको ना मिले। आज भी देखिए कि सरकार कई शिक्षण संस्थाएं बंद की जा रही है। मतलब मुझे रोज के फोन आते हैं तो कहते हैं कि सर इतनी फीस बढ़ गई है या ये स्कूल में एडमिशन नहीं हुई। मतलब जिस तरह से समाज को जितना ज्यादा से ज्यादा अशिक्षित किया जाए उतना वो समाज के अंदर में श्रद्धा की निर्मित की जाती है। तो फुले उसके खिलाफ थे। फुले ने कहा कि नहीं, शिक्षण की शुरुआत करनी चाहिए, इसलिए फुले उसके विरुद्ध दिशा में काम करते थे। और वही काम आज बहुत बड़े पैमाने पे, भला ही आज का चित्र हमें थोड़ा समय के लिए ये बादल आए हुए दिख रहे हैं सूरज के ऊपर में, मगर ये बादल है, ये छट जाएंगे, क्योंकि अब बहुत बड़े पैमाने पर बहुजन समाज भी जागरूक हुआ है। उनका अगर एक दूसरा मेजर संगठन हो, मगर बहुजन समाज के आज हजारों लाखों संगठन है, गांव गांव में है, छोटे बड़े हैं, और उसकी संख्या बहुत बड़े प्रमाण में है। इसके लिए जो सत्यशोधक आज हम स्वाभाविक तौर से तात्या साहेब ज्योतिबा फुले को श्रद्धांजलि देंगे कि उन्होंने जो सत्य शोधन का कार्य शुरू किया था वो कार्य आज भी चालू है। वो संविधान एक सत्यशोधक संविधान है। इसलिए भारत देश में विविध भाषा के, विविध जाति के, विविध धर्म के, विविध विचारधारा के लोग होने के बावजूद भी आज भारत एक संघ खड़ा है। ये एक संघ खड़ा होने का पीछे का कारण अगर कोई है तो राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले ने जो सत्यशोधक समाज की निर्मित की है, और उस समाज को चलाने वाले लोगों की वजह से ये हो रहा है। इतनी को रोका था उसको ज्योतिबा फुले ने और सावित्रीबाई फुले ने, कि सावित्रीबाई फुले भी एक तरीके से जो आधी आबादी थी उसको लेकर के, क्योंकि महिलाएं तो हमारे यहाँ शुद्र मानी जाती हैं, शूद्रों में भी शूद्र मानी जाती हैं। जो सवर्ण महिलाएं हैं उनकी भी हालत हमारे यहाँ शूद्रों से बहुत बेहतर नहीं रहता है। तो इन सारी चीजों को, और निश्चित रूप से उनके आंदोलन का ही परिणाम था कि अंबेडकर जैसे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे साथी भी आगे बढ़ कर के आए, और जिनको भारत का संविधान में जो निर्माण करने का उन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ, उसका नेतृत्व करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। लेकिन गांधी जी कहा करते थे, या अपने नेहरू ने भी कहा था, और उस संविधान सभा में भी अपना लोगों ने कहा कि आप चाहे जितना खूबसूरत संविधान बना दीजिए, चाहे जितना अच्छा संविधान बना दीजिए, चाहे जैसा प्रावधान बना दीजिए, लेकिन अगर उसको लागू करने वाले लोग, अगर उसको संचालित करने वाले लोग ठीक नहीं होंगे तो वो आपका कायदे से काम नहीं कर पाएगा। और शायद वही स्थितियां हैं कि सत्यशोधक समाज के 2.5 साल के बाद भी, हमारा स्वाधीन, हमारा संविधान लागू होने के 70-75 साल बाद भी, आज की तारीख में भी हम गाय का गोबर और गाय का मूत्र और वो तरह तरह के विवादों में, तरह तरह के अंधविश्वासों में अपना गणेश जी को कभी जाकर के दूध पिला देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं। और इस अंधविश्वासों की हद तो यहाँ तक हो गई है कि साहब आदमी को मारा जा सकता है लेकिन गायों को आप मत मारिए, और अनावश्यक रूप से उसका पितंदा खड़ा कर करके, दौड़ा करके पूरा एक गैंग आज की तारीख में बन गया है। गोरक्षक गैंग करके कौन आ गया है, क्या आ गया है, उसकी क्या संवैधानिक स्थिति, इससे कोई मतलब नहीं है। उन्होंने अपने ऊपर बोर्ड लगा दिया गोरक्षा, और वो गोरक्षा के नाम पे आनंद तिवारी को भी आकर के शूट कर देंगे, डंडे से मार देंगे, नागेश जी की भी पिटाई कर देंगे। तो अब हम चलते हैं श्रवण देवरे साहब के पास। सर, आखिर इतना मूवमेंट, इतना आंदोलन, इतना पैचारिकी पैदा करने के बावजूद भी, जाहिर सी बात उसका असर तो हुआ है, लेकिन उसके बाद भी आज हम फिर कहीं न कहीं से रिबैक होने की कोशिश कर रहे हैं। आप इन सारे संदर्भों में सत्यशोधक समाज की आज की तारीख में उसके विचारों का, उसके संगठन की प्रासंगिकता को आप कैसे देखते हैं? श्रवण देवरे। राष्ट्र में इनमें से कोई भी मूवमेंट आज की घड़ी में क्रांतिकारी रूप में बाकी नहीं बची है। सभी मूवमेंट के आज के कार्यकर्ता और नेता ये मराठा और ब्राह्मणों के दलाल और गुलाम बन गए हैं। मूवमेंट का नाम लेते हैं, लेकिन मूवमेंट का नाम इसलिए लेते हैं क्योंकि मराठा लोगों के तरफ, ब्राह्मणों के तरफ जब वो बिक जाते हैं तो उनका रेट बढ़ जाता है। तो तात्या साहब महात्मा फुले का नाम लिया तो दलाली का रेट बढ़ जाता है, बाबा साहब का नाम लिया तो दलाली ज्यादा मिलती है। इसलिए
महाराष्ट्र में जितने भी फुले अम्बेडकरवादी है या सत्यशोधक मूवमेंट के जितने भी लोग आज काम कर रहे हैं, ये सब के सब दलाल बन बैठे हैं। कोई दो चार आदमी अपवाद हो सकते हैं, लेकिन अपवादों से ही नियम सिद्ध होता है। तो महाराष्ट्र में ऐसी कोई मूवमेंट अभी बाकी नहीं रही है, और महाराष्ट्र के बाहर भी शायद एक तमिलनाडु अगर छोड़ दिया तो बाकी पूरे भारत भर में कहीं भी फॉरवर्ड विचारों की मूवमेंट काम नहीं कर रही है। सब तरफ दलालों का और गुलामों का काम चल रहा है। तो अगर सत्यशोधक मूवमेंट एक्टिव मोड में लाना है और क्रांतिकारी एक्टिव मोड पर अगर लाना है, तो हमें तमिलनाडु का आदर्श सामने रखना चाहिए, पेरियारवाद का आदर्श सामने देखना चाहिए। देखो, पेरियारवाद ही तात्या साहब महात्मा फुले और बाबा साहब अम्बेडकर का सपना साकार कर सकता है। सिर्फ पेरियारवाद, ना फुलेवाद ना अम्बेडकरवाद, सिर्फ पेरियारवाद ही फुले साहब अम्बेडकर का सपना साकार कर सकता है। तो क्या डिफरेंस है, क्या फर्क है, ये भी हमें देखना चाहिए, और ऐसा क्यों है ये भी देखना चाहिए। जब 1 सितंबर को संभाजीनगर औरंगाबाद में 1 सितंबर को अभी इस महीने में स्वामी पेरियार का स्टैचू खड़ा करने की कोशिश, एक कार्य वहां पे एक प्राचार्य है, प्रिंसिपल है कॉलेज के, महाराष्ट्र कॉलेज के प्रिंसिपल सुनील वाकेकर साहब, इन्होंने स्वामी पेरियार का स्टैचू खड़ा किया है। और जैसे ही उन्होंने घोषणा की स्टैचू खड़ा करने की, तो उनकी तकलीफें शुरू हो गई। मतलब ऊपर से दबाव आया स्टेट गवर्नमेंट से, तो यहाँ के कलेक्टर, यहाँ की पुलिस, सब पूरी सिस्टम, पूरी सोशल सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम, इकोनॉमिकल सिस्टम, पूरी सिस्टम स्वामी पेरियार के स्टैचू के खिलाफ काम करने लगी। कलेक्टर ने परमिशन नहीं दी। जो पुलिस अफसर थे संभाजीनगर औरंगाबाद के, वो सुनील वाकेकर साहब को रात को 12 बजे, कभी रात को 2 बजे फोन करके पुलिस स्टेशन में बुलाया करते थे और उनको धमकाया करते थे कि अगर आपने स्वामी पेरियार का स्टैचू खड़ा कर दिया तो संभाजीनगर में दंगा फसाद हो सकता है, आप स्टैचू का अनावरण मत कीजिए, स्टैचू को अनावरण मत कीजिए। तो उन्होंने परमिशन आखिर तक दी नहीं, आज तक भी नहीं दी। लेकिन स्टैचू अनावरण करने के लिए जो प्रोग्राम था, वो प्रोग्राम 1 सितंबर को हमने सक्सेस कर लिया। मैं भी उसमें एक चीफ गेस्ट था उस अनावरण समारंभ में, और दलित पैंथर के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है तमिलनाडु के थिरुमाल्लवन, तो वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी वो प्रोग्राम के अध्यक्ष, अध्यक्षता उनकी अध्यक्षता थी, तो वो प्रोग्राम के अध्यक्ष थे। और एक गणेश्वर करके तमिलनाडु के ही एक स्कॉलर स्टूडेंट जो हैदराबाद यूनिवर्सिटी में पीएचडी का काम कर रहे हैं स्वामी पेरियार पर, तो वो भी चीफ गेस्ट करके थे। मैं था और बाकी लोकल 2-3 लोग थे। तो वहां पे उन्होंने प्राचार्य सुनील वाकेकर साहब ने ये सब तकलीफें बताई। गुंडों ने प्रोग्राम के खिलाफ गुंडागर्दी करने की कोशिश की, ये पहले से ही सुनील वाकेकर साहब को मालूम था। इसलिए सुनील वाकेकर साहब ने वहां पे प्राइवेट 50 बाउंसर का मतलब आप समझते होंगे, तो प्राइवेट कंपनी के 50 बाउंसर वहां पे अपॉइंट किए थे, ताकि आरएसएस के, बीजेपी के गुंडा अगर आएंगे तो उनको वहां से खदेड़ सकेंगे। तो 50 बाउंसर लगाने पड़े प्रोग्राम सक्सेस करने के लिए। तो इस तरह से महाराष्ट्र में देखो, महाराष्ट्र में फुले शाहू अंबेडकर, इनके स्टैचू को खड़ा करने के लिए कोई विरोध नहीं करता। उल्टा भाजपा गवर्नमेंट बाबा साहब अंबेडकर का स्मारक लंदन में बनाती है, बाबा साहब अंबेडकर का स्मारक मुंबई में कोहिनूर मिल में बना रही है। और कोई भी अगर बाबा साहब का स्टैचू, तात्या साहब महात्मा फुले का स्टैचू
अगर खड़ा कर रहा है तो सभी पॉलिटिकल पार्टी वाले, चाहे बीजेपी वाले हो, कांग्रेस वाले हो, राष्ट्रवादी कांग्रेस वाले हो, सभी पार्टी के लोग फुले शाहू और बाबा साहब अम्बेडकर के स्टैचू को मदद करते हैं, पैसा भी देते हैं, जगह भी देते हैं। लेकिन स्वामी पेरियार एक अकेला, पूरे भारत में एक ही महापुरुष ऐसा है, पूरे भारत में एक महापुरुष ऐसा है स्वामी पेरियार, कि जिसके स्टैच्यू को भी विरोध किया जाता है। तो सोचो उनको विचार। मायावती जी ने लखनऊ में प्रेरणा स्थल बनाया, करोड़ों रुपए का स्थल बनाया, प्रेरणा स्थल। वहां पे तात्या साहब महात्मा फुले, बाबा साहब अम्बेडकर, छत्रपति शाहू महाराज, ये सभी लोगों के स्टैचू खड़े किए हैं बहन जी मायावती ने। लेकिन जब स्वामी पेरियार का स्टैचू खड़ा करने की बात आई तो भाजपा ने तुरंत बहन मायावती जी की सरकार गिरा दी। तो लोग अभी भी कहते हैं कि केवल स्वामी पेरियार के स्टैचू ना खड़े हो इसलिए बहन मायावती जी की सरकार भाजपा ने गिरा दी। तो देखो, ये स्वामी पेरियार और बाबा साहब अम्बेडकर, स्वामी पेरियार और तात्या साहब महात्मा फुले, इनमें ये बहुत बड़ा फर्क है। लेकिन और तीसरा फर्क ये है कि तात्या साहब महात्मा फुले का समय जो था वो डेमोक्रेसी का समय नहीं था, वो पार्लियामेंट्री चुनावों का समय नहीं था, पार्टी स्थापन करने का समय नहीं था, वो सिर्फ संगठन खड़े करने का समय था। और तात्या साहब महात्मा फुले ने उस वक्त किसानों का संगठन स्थापित किया, कामगारों का संगठन स्थापित किया, लेकिन जातियों का संगठन स्थापित नहीं किया। कोई माली समाज की संगठन स्थापित नहीं की, कोई शूद्र अति शूद्रों की संगठन उन्होंने स्थापित नहीं किया। उन्होंने स्थापित किया सत्यशोधक समाज, जिसमें ब्राह्मण भी काम करते थे। उन्होंने स्थापित किया कामगारों का संगठन नारायण मेघाजी लोखंडे के माध्यम से, तो उनमें सभी जाति के लोग काम करते थे। और वो कामगार संगठन जो है वो जाति व्यवस्था के खिलाफ काम करती थी। शेतकरी किसानों का जो संगठन था वो भी सभी जातियों के लिए था, लेकिन जाति व्यवस्था खत्म करने के लिए था। तो इस तरह से ये क्रांतिकारक काम, जो जिसको क्रांतिकारक कहा जाता है, उस समय में जाति का संगठन ना बनाते हुए वर्गों का संगठन बना के जाति व्यवस्था खत्म करने का जो सिद्धांत था, जो तत्वज्ञान था, वो तत्वज्ञान तात्या साहब महात्मा फुले ने इस भारत देश को दिया है। लेकिन बाद में जातियों का संगठन स्थापित होने की वजह से जातियां मजबूत हो रही है, चाहे वो ओबीसी संगठन हो, चाहे वो SC ST संगठन हो। तो जब तक हम तात्या साहब महात्मा फुले के मार्ग पर और पेरियार स्वामी के मार्ग पर जब तक नहीं चलेंगे, तब तक हम सत्यशोधक विचारों को प्रैक्टिकल में, अमल में नहीं ला सकेंगे। की स्थापना जिन मूल्यों के लिए हुई थी वो तो क्रांतिकारी मूल्य थे। लेकिन एक चीज और हम देखते हैं कि हमारे देश में जनतांत्रिकता, लोकतंत्र इसके रग रग में भरा हुआ है। और जिसके तहत अंबेडकर साहब जिस लोकतंत्र की रक्षा के लिए, जिस लोकतांत्रिक माध्यमों के माध्यम से वो लाना चाहते थे वो परिवर्तन, वो पूरा की पूरी जिम्मेदारी हमारे अंबेडकर साहब को सौंपी गई। उन्होंने ऐसा संविधान बनाया कि जिसके तहत हम जनतांत्रिक तरीके से अपने मतों के द्वारा हम उन सारी चीजों का हम निर्माण कर सकते थे। और फल ये हुआ कि जो उस समय जिस तरीके से था कि अपना रोजगार में, प्रशासनिक क्षेत्र में सबकी सहभागिता हो, वो सहभागिता तो आज की तारीख में भी हो रही है। राष्ट्रपति आपका आदिवासी बन जा रहा है, राष्ट्रपति आपका अनुसूचित जाति का आदमी बन रहा है और हर जगह उसको प्राधिकृत दिया जा रहा है। लेकिन जो क्रांतिकारिता थी, जो ये था कि वाकई जब तक समाज में परिवर्तन नहीं होगा तो केवल संवैधानिक व्यवस्था दे देने से, केवल प्राधिकृत दे देने से तो मामला नहीं बनेगा। अब क्या था, इस पूरे संदर्भों में अगर आप उठा करके देखिए तो सत्ता का स्वाद चखाने का काम तो काशीराम जी का आंदोलन किया है। पेरियार थे, ये द्रविड़ आंदोलन है वो अब अपना दक्षिण भारत में बहुत मजबूत था, कोई दिक्कत नहीं है। महाराष्ट्र में अपने ये ज्योतिबा फुले का आंदोलन था समाज का, लेकिन वो केंद्रित थे। लेकिन जो आंदोलन काशीराम लाए और जो अपने उत्तराधिकारी के रूप में उन्होंने मायावती को चुना, और मायावती ने निश्चित रूप से इन जातियों, इस समुदाय को एक सत्ता का स्वाद उन्होंने चखाया। लेकिन आज क्या स्थिति है, आज मायावती फिर जाकर के किनकी गोद में बैठ गई हैं, आपके अठावले साहब किनकी गोद में जाके बैठ गए हैं, मुर्मू जी राष्ट्रपति हो गई, वो ये किनके हितों के लिए काम कर रही है, अपने कोविंद जी हैं। अब जाकर के उनको जो तो तमिलनाडु के तिरुपति के भगवान
हो या कांशीराम हो, आज की हालत क्या है उनकी, तो ये दिखता है कि सत्ता के लोभ में लोग विचारधारा को त्याग देते हैं